हेलो, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रंस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब घर में अच्छे हैं। सो चिल्ड्रंस, हमने क्लास 4th व्याकरण बोध हिंदी ग्रामर का चैप्टर 1 जो है भाषा, लिपि एंड व्याकरण, हमने ये जो चैप्टर था वो स्टार्ट कर दिया था। एंड हमने इसमें देख लिया था कि भाषा क्या होती है, भाषा के रूप क्या क्या हैं, और हमने इसमें जो मौखिक भाषा है, ओरल लैंग्वेज है, हमने इसको भी कंटिन्यू कर लिया था। सो चिल्ड्रंस, आज हम कंटिन्यू करेंगे लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा को मैं इसको कलर चेंज करके बता देती हूँ कि आज हम लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा को कंटिन्यू करेंगे और फिर इस चैप्टर को धीरे धीरे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें रिवाइज़ करा देती हूँ कि हमने भाषा किसको बोला था या भाषा किसे कहते हैं। तो जो भी हम कुछ बातें करते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, तो एक तरीके से, एक माध्यम से हम अपनी बातों को, अपने विचारों को बताते हैं, और वही तरीका हमारी भाषा होती है। और भाषा से ही हम दूसरों की बातें भी समझते हैं और अपनी बातों को भी दूसरों को समझा सकते हैं। और भाषा के रूप थे, भाषा के 3 टाइप्स होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो हमने इसमें मौखिक भाषा को देख लिया था। अब मौखिक भाषा क्या देखी थी हमने कि जब हम किसी को बोलकर अपनी बातों को, अपने विचारों को बताते हैं, तो वही होती है हमारी मौखिक भाषा। और हमने जो हमारे सारे लैंग्वेजेस हैं ना, सबसे पहले हम मौखिक लैंग्वेज को ही सीखते हैं, मौखिक भाषा को ही सीखते हैं। इसीलिए ये हमारी मातृभाषा का प्रारंभिक रूप है। जब हम छोटे थे तो हमने सबसे पहले बोलना सीखा, हमने सीधा लिखना से स्टार्ट नहीं किया ना। इसीलिए ये लैंग्वेज, जितने भी भाषाएं होती है, सबसे पहला तरीका होता है मौखिक भाषा। और हम मौखिक भाषा का जो है यूज़ हम अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में भी करते हैं। हम रोज़ मौखिक भाषा का, ओरल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और जो वार्तालाप हम जो करते हैं, बातचीत, हम जो बहस विवाद, जो भी हम भाषण वगैरह जो भी कुछ भी देते हैं, वो सारे हमारे मौखिक भाषा में आ जाते हैं। और मौखिक भाषा को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, जैसे कि हम कुछ भी बोलते हैं तो लिख कर तो नहीं बोलते ना, घर में हम बात कर कर ही बोलते हैं, बोल कर ही अपनी बातों को कहते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा मौखिक भाषा को ही यूज़ करते हैं, घर में भी और सभी तरफ भी। और सबसे मेन बात ये है कि इस लैंग्वेज को जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, और जो अनपढ़ होते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने अपना जो मौखिक लैंग्वेज है वो कंटिन्यू कर लिया था। एंड आज हम अपनी लिखित भाषा, राइटन लैंग्वेज एंड सांकेतिक भाषा, सिंक लैंग्वेज को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखित भाषा देखेंगे। तो लिखित भाषा को एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा स्थायी होती है, इसे सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो अब मैंने आपको ये बताया था कि जो लिखित भाषा है उसको हम लिख कर बताते हैं, लिख कर बोलते हैं, तो वो होती है हमारी लिखित भाषा। और यहाँ पे भी बताया गया है कि जब हम लिखते हैं और अपने विचारों को, अपनी बातों को बोलते हैं या फिर कहते हैं, उसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा स्थायी होती है। अब इसका मीनिंग क्या है? तो स्थायी होती है कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि मैं कुछ भी लिख रही हूँ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है मौखिक भाषा, तो क्या मैं इस मौखिक भाषा को इस बुक के इस पेज से हटा सकती हूँ?
नहीं। मैं इस मौखिक भाषा जो यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ से इरेज नहीं कर सकती। ये लिखा हुआ है तो लिखा ही रहेगा यहाँ पे, इसीलिए ये स्थायी है। मैं इसे यहाँ से इरेज नहीं कर सकती, मैं यहाँ से इसको मिटा नहीं सकती। ये जो मौखिक भाषा लिखा हुआ है उसको, या यहाँ पे जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, मैं इन सबको इरेज नहीं कर सकती। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, इट मीन्स ये सारी बातें यहाँ पे स्थायी रूप से है, मतलब कि हम इसे चेंज नहीं कर सकते। ये जो बातें हैं, ये जो लिखावट है वो ऐसी ही लिखी रहेगी और ऐसी ही बनी रहेगी, उसी को हम बोलते हैं स्थायी। तो इसे सीखने के लिए, अब यहाँ पे बोला गया है स्थायी, तो इसे सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो नॉर्मल सी बात है जी कि हम लिखना सीखते ही हैं, हम बोलना तो मतलब कि जब हम मौखिक भाषा यूज़ कर रहे होते हैं तो बोलना तो हम देख कर भी सीख सकते हैं, बट लिखने के लिए हम देख कर भी सीख सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश तो करना ही पड़ेगा, लिखने की ट्राई तो करनी ही पड़ेगी। हम तो कोशिश किए बिना लिख ही नहीं पाएंगे ना, तो इसे लिखने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। ओके, फिर हम आगे पढ़ते हैं। पत्र, लेख, पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। इसी भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अब हमने तो समझ लिया कि लिखित भाषा होती क्या है। अब इसको देखेंगे कि ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होती है, मौखिक भाषा को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम किसी के लिए पत्र लिखते हैं या किसी के लिए लेख लिखते हैं, जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तब, या हम किसी के लिए कुछ भी लिखते हैं, हम बुक लिखते हैं, हम बुक में कहानी लिखते हैं, हम जो न्यूज़पेपर जो समाचार पत्र होती है वो लिखते हैं, हम किसी के लिए भी एप्लीकेशन लिखते हैं, या फिर भाषा के रूप में मतलब कि लैंग्वेज के रूप में ही तो लिखेंगे ना। तो लिख रहे हैं मतलब वो तो नॉर्मल सी बात है कि वो राइटन लैंग्वेज में ही आएगा, क्योंकि लिखना ही तो हमारी लिखित भाषा है ना, इसीलिए। और देखिए जो मौखिक भाषा है ना, इसका जो यूज़ है वो पढ़े लिखे व्यक्ति भी कर सकते हैं और अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकते हैं, लेकिन जो लिखित भाषा है, जो राइटन लैंग्वेज है, उसका यूज़ केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ही कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं तो हमें पढ़ना आता है, हमें लिखना आता है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं उन्हें तो नहीं आता ना। तो इस लैंग्वेज का यूज़ केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ही कर सकते हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की होगी वहीं। फिर हम आगे नीचे रीड कर लेते हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि। इस समय भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, इसका मीनिंग कि जो पूरा संसार है, पूरी वर्ल्ड है, यहाँ पे तो एक ही लैंग्वेज नहीं बोली जाती है, यहाँ नहीं बोली जाती है ना। आप ही सोचो कि एक ही लैंग्वेज तो नहीं बोली जाती है। हमारी जो भारत है, हमारे भारत के अंदर ही हम बहुत सारे, हर राज्य में, हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं यूज़ करते हैं। तो आप ही सोचो, जब हम भारत में इतने सारे लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो क्या पूरे वर्ल्ड में कितने सारे लैंग्वेज यूज़ करते होंगे? बहुत सारे। जैसे इसमें 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि। आदि का मतलब होता है और भी बहुत सारे, या फिर जितने हैं, जितना यूज़ किया जाता है उतने। और इस समय मतलब कि जब भाषाएं
को मान्यता प्राप्त दी जा रही है, तब भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हमारी जो भारतीय संविधान है उसमें 22 लैंग्वेज को मान्यता प्राप्त है, मतलब 22 लैंग्वेज बोल सकते हैं या बोली जाती है, ऐसा मान लीजिए। तो अब हम आ जाते हैं सांकेतिक भाषा पे। तो सांकेतिक भाषा सिंक लैंग्वेज, जो हम संकेत कर बातें करते हैं, इशारों से बातें करते हैं, वही होता है हमारा सांकेतिक लैंग्वेज। इसमें हमें कुछ लिखना या कुछ बोलना नहीं पड़ता है। तो चलिए हम इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। तो भाषा वह रूप है जिसका प्रयोग केवल संकेतों से अपने विचारों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो अब यहाँ पे बोला गया है ना कि भाषा वह रूप है, मतलब सांकेतिक भाषा वो भाषा है या वो तरीका है जिसका यूज़ करके हम इशारों से, संकेतों से अपनी विचारों को, अपने बातों को बोल सकते हैं। प्रकट करना मतलब होता है बोलना या कहना या बताना। तो हम इस लैंग्वेज का यूज़ कर, सांकेतिक भाषा का यूज़ कर हम बिना किसी को कुछ बोले, बिना किसी को कुछ लिखे, हम इस भाषा का यूज़ करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा। इस भाषा का प्रयोग मुख्य बधिरों द्वारा तथा युद्ध स्थलों में किया जाता है। अब यहाँ पे मुख्य बधिरों का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग होता है जो लोग बोल नहीं पाते, उनके लिए ये लैंग्वेज यूज़ होती है। या फिर युद्ध स्थलों में, जहाँ पे पहले ज़माने में जहाँ लड़ाई होता था, वहाँ युद्ध स्थल, जहाँ पे लड़ाई या फिर युद्ध होता है उस जगह को स्थल बोलते हैं, युद्ध स्थल। तो यहाँ पे ये सभी लैंग्वेज का यूज़ होता है सांकेतिक भाषा का। जिनको बोलना नहीं आता उन्हें हम कहकर बताएंगे, लेकिन हम जब उन्हें इशारों से, संकेतों से बताएंगे तो वो जल्दी समझेगा। और वो अब बोल नहीं पाते तो वो तो हमें बोलकर नहीं बता सकते ना, वो भी हमें इशारों से ही, संकेतों से ही बताएगा। तो एक तरीके से वो सांकेतिक भाषा का ही यूज़ करते हैं। तो चिल्ड्रंस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा समझ आई होगी। सो आप एक बार और घर में रीड करिएगा एंड आई श्योर कि आपको समझ आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही एंड थैंक यू, टाटा, बाय बाय।